ठीक है। देन करते हैं क्लास स्टार्ट। ठीक है भाई। तो प्रीवियस क्लास में अपन मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था और आपने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ लिया था। लास्ट टॉपिक अपना क्रॉस प्रोडक्ट था। अब अपन ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। देन अपन फिर डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बात करेंगे और इसमें एक टॉपिक और है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, उसके बारे में भी अपन बात करने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। हेडिंग डालिए ट्रिपल प्रोडक्ट। और सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, जब आपने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया था तो जाहिर सी बात है, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। अब यहाँ पे जो वेक्टर हैं, अगर किसी थर्ड वेक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के दो तरीके आपके पास, या तो आप डॉट कर दीजिए या आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक नया वेक्टर ले आते हैं सी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे। ठीक है, या फिर आप किस प्रकार से करेंगे, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे। इसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। इस ब्रैकेट का मतलब है पहले आप इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, फिर सी के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो इनके वेक्टर प्रोडक्ट से यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, यहाँ पे भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। यहां से आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। पूछा जा सकता है आपसे कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर क्वांटिटी होता है। आप बात करेंगे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब आप करेंगे तो इससे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, यहाँ पे आपकी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट आपको फाइनली वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। क्लियर हो गया? ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है भैया, तो आइए पहला पॉइंट डालेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डालेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसको इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज, इसे इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को ओपन कर सकते हैं, फिर यहाँ पे ए वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर आप वेक्टर फॉर्म बनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपने बी वेक्टर बना दिया, ये आपका सी वेक्टर हो गया, ये आपका ए वेक्टर हो गया। इस प्रकार से आपने बना लिया। तो यहाँ पे बी और सी के बिटवीन अगर अपन एंगल थीटा बोल देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंक्लाइन करके बना लेते हैं जिससे आपको फाई के भी एंगल का आइडिया हो जाए। तो जाहिर सी बात है, जब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करेंगे तो
तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगी। उसको अलग कलर से दिखा देते हैं। ये आपके एन कैप की डायरेक्शन हो गई। कोई एक नया वेक्टर है ए वेक्टर, ये अपना ए वेक्टर रहा, ठीक है, ये आपका ए वेक्टर हो गया, जो कि यहाँ पे कि इस प्लेन में है, जो आपका वर्टिकल प्लेन है इसमें है। तो यहाँ पे एन कैप और ए वेक्टर के बिटवीन एंगल फाई बोल देते हैं। तो जो एक्सप्रेशन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये किस प्रकार से ओपन होगा? जाहिर सी बात है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड आएगा, सी का मैग्नीट्यूड आएगा, और यहाँ पे साइन थीटा एन कैप लिखा जाएगा। और ए वेक्टर डॉट एन कैप करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड, एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, और ए वेक्टर और एन कैप के बिटवीन जो एंगल है वो फाई है। तो आप जनरली इसको इस प्रकार से लिखते हैं, साइन थीटा कोस फाई, ठीक है भैया। और फाइनली जो क्वांटिटी आएगी वो स्केलर मिलेगी, लगा लीजिए एमटीआर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। बढ़े आगे, तो इसको नोट कर लीजिए, और इसको डिटर्मिनेंट से किस प्रकार सोल्व किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं, और बॉक्स में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहीं पे बना लीजिए बॉक्स तो आप। अगर बॉक्स के अंदर 3 वेक्टर इस प्रकार से लिखे हुए हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भैया। देन यहां पे ए वेक्टर बराबर आपने बोल दे a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के। बी वेक्टर बराबर आपने बोल दिया b1 i के प्लस का b2 j के प्लस का b3 के। और यहाँ पे सी वेक्टर बराबर आपने बोल दिया c1 i के प्लस का c2 j के प्लस का c3 के। कोई दिक्कत नहीं है, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। यहाँ पे इसको जब आप, अब मैं बॉक्स ही लिखूंगा हर बारी, बी वेक्टर सी वेक्टर, इसकी जब आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इस प्रकार से लिख दिया जाता है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है भैया, कर लीजिए नोट। तो इतना ज्यादा कोई टफ नहीं है, पूरी मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ने के दौरान कहीं आपको टफनेस नहीं लगेगी, इवन पूरी फिजिक्स पढ़ने के दौरान नहीं लगेगी, बशर्ते आप रेगुलर मेहनत करते रहें। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, डॉट और क्रॉस की पोजीशन अगर आप चेंज कर देते हैं तो उससे जो आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहना चाह रहा हूं ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, अगर यहाँ पे इस डॉट और क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए तो भी ये बराबर ही होंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट आपने सी वेक्टर कर दिया तो ऐसा वैलिड होता है। सेकंड प्रॉपर्टी लिख लीजिए, अगर यहाँ पे आप साइकिल फॉर्म में इनको रोटेट कर देते हैं तब भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब क्या कीजिए, आप सी को आगे ले आइए। साइकिल क्या है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, ठीक है। तो आपने साइकिल को रिपीट किया, सी, सी के बाद ए और फिर बी। अब बी को आगे ले आए तो बी वेक्टर, यहाँ पे सी वेक्टर लिखा और यहाँ पे ए वेक्टर लिख दिया। ये हमेशा वैलिड होता है और यहाँ से बहुत सी बार इस प्रॉपर्टी का यूज होते हुए क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो अगर आप इसको इस प्रकार से लिखना चाहें तो ऐसा लिखा हुआ है,
और आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर से भी देख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर, अब डॉट प्रोडक्ट में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉलो होता है, सी को उठा के आगे लिख दिए, सी डॉट ए क्रॉस बी लिख सकते, इसमें तो कोई समस्या नहीं है भाई। तो ये यहाँ पे वही लिखा है, मैंने नया कुछ नहीं लिखा है, बस इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एडवांस आप लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, बी वेक्टर डॉट यहाँ पे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ जाता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा हुआ है। अब आप साइकिल का वायलेशन कर देते हैं, बी के बाद सी या ए के बाद बी नहीं लाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बी और सी में इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे सी ले आया, यहाँ पे बी ले आया, तो जाहिर सी बात है बी क्रॉस सी बराबर माइनस का सी क्रॉस बी होता है, कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ए डॉट ये माइनस आगे आ गया और यहाँ पे क्या लिख दिया, सी क्रॉस बी वेक्टर लिख दिया। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे साइकिल वायलेट हो गई, ए के बाद क्या आना चाहिए था बी, बी के बाद क्या आना चाहिए था सी, और सी के बाद क्या आना चाहिए था ए, यहाँ पे सी के बाद क्या आ रहा है बी आ रहा है, तो साइकिल का वायलेशन हो रहा है, तो माइनस साइन यहाँ पे आप अप्लाई कर देते हैं। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो अपना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि पैरेलल पाइप्ड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और आप जानते हैं वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, तीन लेंथ की डायमेंशन को, तीन लेंथ एलिमेंट को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है तब जाके आपको वॉल्यूम मिलता है। तो वॉल्यूम जो कैलकुलेट किया जाता है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिख देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ठीक है भैया। और यहाँ पे जो ए बी सी वेक्टर हैं ये आपके पैरेलल पाइप्ड के बेस एजेज हैं, इनसे ही मिलके आपका पैरेलल पाइप्ड बना हुआ है, ज्यादा अंग्रेजी में कहे तो को टर्मिनस एजेज, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपने बना दी है। ठीक है, तो ये आपका बी वेक्टर हो गया, ये आपका सी वेक्टर हो गया, बी वेक्टर क्रॉस सी करेंगे तो ये आपका एन केप हो गया, ये एंगल फाई हो गया और ये एंगल थीटा हो गया और ये आपका ए वेक्टर हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो पैरेलल पाइप के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगी, घनाभ के आयतन को निरूपित करती हैं। और यहाँ पे ए बी सी इस प्रकार से है, ठीक है भैया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तीन वेक्टर का जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेके आते हैं तो अगर उसकी वैल्यू डिफाइन होती है, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर आता है, तो जाहिर सी बात है वो पैरेलल पाइप्ड के घनाभ के आयतन को निरूपित कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आती है मतलब उस घनाभ का आयतन 0 है, मतलब वहां पे कोई 3D ज्योमेट्री नहीं है, क्योंकि आयतन की बात कब करते, जब आप 3 डायमेंशन में होते हैं। तो यहाँ पे अगर आयतन 0 है तो आप क्या कह सकते हैं कि जो तीनों के तीनों वेक्टर हैं वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, जब तीनों के तीनों वेक्टर नॉन जीरो हैं। भाई एक बार तो ऐसी एक चीज तो ये भी है कि सर एक वेक्टर को 0 ले दीजिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, तो मैंने पहले ही बाउंडेशन लगा दी कि तीनों वेक्टर इस प्रकार से लेंगे कि उनकी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब वो 0 नहीं है। अब इन तीनों वेक्टर को एक ही प्लेन में है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये जो आपका बोर्ड है इसी के प्लेन में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई वॉल्यूम का फॉर्मेशन तो होने से रहा, और जब वॉल्यूम का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा, आप भी जानते हैं 2D में वॉल्यूम का फॉर्मेशन नहीं होता है, 3 डायमेंशन चाहिए होती हैं, और ये बोर्ड जो आपका है 2 डायमेंशन है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट
जीरो अगर बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको 3 वेक्टर दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा तीनों के तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तब आपसे कोई कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ली जाएगी। किसी एक वेक्टर में किसी आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट नहीं दिए हुए होंगे तो वो आपसे पूछा जाता है, मैं आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन जीरो कोप्लेनर समतलीय, आर नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर्स, देन यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। ठीक है भैया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां पे क्वेश्चंस करते हैं अपन। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए इसे, फिर अपन यहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके बाद अपन फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कर लिया होगा आपने नोट, तो लिखिए क्वेश्चन। और आई होप कल जो आपको क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों ने किए होंगे। तो लिखिए क्वेश्चन। डिटरमाइन लैम्बडा सच दैट, लैम्बडा सच दैट, आपको लेमड़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और लिखिए यहां पे ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई केप प्लस जे केप प्लस के केप लिखा हुआ है। बी वेक्टर की बात करते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे फिर। ठीक है, तो ध्यान से देखे सभी बच्चे, यहाँ पे 2 आई केप लिखा हुआ है माइनस का 4 के केप लिखा हुआ है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहां पे बात करते हैं सी वेक्टर की, तो सी वेक्टर की वैल्यू आई केप प्लस लेमडा जे केप लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्लस का 3 के केप लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि मैंने कहा था, किसी एक के कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं देगा, इसके यहाँ पे ऑप्शन है। ए ऑप्शन लिखिए भैया, लेमडा बराबर 5/3, बी ऑप्शन लिखेंगे आप लेमडा बराबर 5, सी ऑप्शन यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस का 5/3, और यहाँ पे डी ऑप्शन आप लिखेंगे 2। ठीक है भैया, तो आइए इसे सोल्व करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 करनी है, क्योंकि आपको दिया हुआ है यहाँ पे आर कोप्लेनर, यहाँ पे लिख लीजिए आर कोप्लेनर। डिटरमाइन लैम्बडा सच दैट ए बी एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। ओके, आइए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। आपको दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लीजिए। यहाँ पे आपने लिखा 1 1 1, यहाँ पे आपने लिखा आई कैप का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो आपने 0 लिख दिया। के कैप के कोफिशिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने माइनस का 4 लिख दिया। ठीक है, और सी वेक्टर की बात करते हैं 1 लेमडा एंड 3, नो प्रॉब्लम, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। आइए बच्चों सोल्व कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे भाई इस डिटर्मिनेंट को आप या तो किसी एक रो का चूज कर लीजिए, किसी एक कॉलम का चूज कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जनरली अपन इसी को लेते हैं, फर्स्ट रो को लेते हैं, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस साइन दे देते हैं। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो सीख लेंगे। ठीक है भैया, तो यहाँ पे 1 और 0 इंटू 3 0 हुआ, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया,
और यहाँ पे 4 लेमड़ा लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस साइन तो आएगा, यहाँ पे 1 लिखा। अब इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। यहाँ पे 6 2 मल्टीप्लाई 3 6 आएगा और यहाँ पे माइनस 4 तो प्लस का 4 हो जाएगा। और यहाँ पे +1 लिखा आपने, इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम को आप डिलीट कर देंगे तो यहाँ से 2 लेमड़ा आ जाता है एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भैया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपने 4 लेमड़ा लिखा, यहाँ से -10 लिखा और यहाँ से प्लस का 2 लेमड़ा बराबर 0 लिखा। तो यहाँ से 6 लेमड़ा बराबर आपने 10 लिखा, तो लेमड़ा बराबर यहाँ पे आपने 5/3 लिखा। आई होप ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार से इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। ठीक है, कर लीजिए नोट। आपको CUCET के पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर यहां से तो मैं देख लेता हूं, उनको भी करवा देंगे। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ, क्वेश्चन है सर ओनली, आप क्लास पे ध्यान दीजिए भाई। ठीक है, और क्लासेस जो बाद में देखते हैं वो लाइव लेने की कोशिश करें। लिखे क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स बी 3 नॉन जीरो vectors, then A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट C वेक्टर लिखा हुआ है। इसकी जो वैल्यू है, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, C का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इफ ए ऑप्शन है यहाँ पे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, लिखते जाइए क्वेश्चन साथ के साथ। बी ऑप्शन की बात करते हैं, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर, यहां पे आप 0 लिख लीजिए। सी ऑप्शन की बात करते हैं, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 के इक्विवेलेंट रख देते हैं। और डी ऑप्शन की बात करते हैं, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस प्रकार से लिख दिया और इसकी वैल्यू आप 0 लिख देते हैं। ठीक है भैया, तो आइए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। आपको सिचुएशन इस प्रकार से दी हुई है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो है 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ठीक है भाई, और ये आपको सिचुएशन गिवन है। आइए इसे सोल्व करते हैं। सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए।
यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको लिखनी है सिंस सॉल्यूशन। यहाँ पे जो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा हुआ है, डॉट सी वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूं तो क्या लिखूंगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे ए क्रॉस बी और सी के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसको मैं फाई बोल देता हूं, तो यहाँ पे मैं कोस फाई लिखूंगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। आइए बात करते हैं आगे। अब जाहिर सी बात है इसको भी ओपन करना पड़ेगा, तो ए और बी के बिटवीन जो एंगल है उसको मैं थीटा मान लेता हूं। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी को जब आप ओपन करते हैं तो ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे आप बी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, और ए क्रॉस बी का जब आप ओपन करते थे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप लिखा जाता था। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे सी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे कोस पाई लिखा आपने, तो आपने लिख दिया साइन थीटा कोस पाई। इस प्रकार से आपने यहाँ पे सिचुएशन लिख दी है भैया। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे साइन थीटा कोस, इसकी जो वैल्यू है आपको दी हुई है सी का मैग्नीट्यूड 1, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू भी 1 होगी और यहाँ पे कोस फाई की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है भैया, तो यहाँ पे जो थीटा होगा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई 2 आएगी। साइन पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे फाई की अगर अपन बात करें तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। फाई एंगल कौन सा ये आपको पता होना चाहिए, ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है उसका सी वेक्टर के साथ बनने वाला एंगल। ठीक है, यहाँ पे आपको रफली डायग्राम बना देता हूं। ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, दोनों के बिटवीन एंगल थीटा है। ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया जो कि आप यहाँ पे आपका एन कैप है, और ये आपका सी वेक्टर हो गया, इसके साथ बनने वाला एंगल फाई। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपकी है। तो थीटा बराबर पाई बाई 2 है, मतलब ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू 0 होगी। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। इसी प्रकार से सिचुएशन होगी। ठीक है, फाई का मतलब 0 है, और फाई सॉरी यहाँ पे फाई बराबर 0 आपने कैलकुलेट किया, इसका मतलब जो ए क्रॉस बी से आपका एन कैप आ रहा था, मतलब ए वेक्टर डॉट सॉरी सी वेक्टर है आपका, यहाँ पे सी वेक्टर डॉट एन कैप जो होगा, भाई दोनों के बिटवीन एंगल कितना है, यहाँ पे जो आपका ये आपका सी वेक्टर हो गया, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं आपका एन कैप, ये भी इसी डायरेक्शन में है क्योंकि दोनों के बिटवीन एंगल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो और ये जो एन कैप होता है ये आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ए एन कैप ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, ये बात आप जानते हैं। और जो आपका सी वेक्टर है वो एन कैप के पैरेलल है। यहां पे लिख लीजिए आप, सी वेक्टर इज पैरेलल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा ही लिखेंगे भाई। तो जाहिर सी बात है जब ये इसके पैरेलल है तो सी ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, तो सी डॉट ए बराबर 0 होगा एंड सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो डी ऑप्शन में ए डॉट बी डॉट सी और यहाँ पे सी डॉट ए बराबर 0 आ रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, शाबाश। वन क्यों ली कंपेयर करके ली, क्या आपके पास कोई वो और वैल्यू है तो लेके चेक कर सकते हैं, केवल इसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है सर एक की वैल्यू 2 ले ले, एक की वैल्यू 1/2 ले ले तब भी 1 आ जाएगी। तो साइन और कोसाइन की वैल्यू आप जानते हैं -1 से +1 के बीच में ही लाई करती हैं। ठीक है,
और प्रवृत्ति ऐसी बनाए अब कि क्लासेस लाइव ही लें, ठीक है। हालांकि हम जानते हैं आपके बहुत जरूरी काम होते हैं कि आप लाइव क्लासेस नहीं ले पाते हैं, फिर भी कोशिश करें कि सेम डे आप क्लास ले लें, ठीक है। तो क्लियर हो गया, कर लीजिए भैया नोट। क्या समझ में नहीं आया बताइए, रिपीट कर देंगे, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये लिख दिया, दोनों को कंपेयर किया तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, कोस फाई की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू 1 है, मतलब थीटा बराबर पाई/2, दैट मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यहाँ पे कोस फाई बराबर 1 की बात करते हैं तो फाई बराबर 0 ले दिया जाता है। फाई जो होता है एन केप और सी वेक्टर के बीच का एंगल होता है, एंगल 0 है, मतलब एन केप और सी वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं। एन केप जो होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो सी वेक्टर भी क्या होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं और यहां पे सेकंड पॉइंट लिखते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है, यहां पे आपने लिखा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस प्रकार से लिखा। तो इसको जो ओपन किया जाता है वो बेक माइनस केप का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, उससे इसको ओपन किया जाता है भैया, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस फॉर्मूले के थ्रू इसको ओपन किया जाता है। लगा लीजिए एमटीआर, यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, और याद रखना पड़ेगा भाई, ये बार बार काम में आएगा और यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो एमटीआर लगा लीजिए। यहाँ पे इसका कोई ऐसा फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, तो केवल केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, उनको कर लेते हैं। पहले मैं आपको करवाता हूं एक न्यूमेरिकल, बहुत ही शानदार है, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। और ऐसे क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखिए फोर वेक्टर्स फोर वेक्टर्स, ये जेम में पूछा गया है, और ऐसा ही क्वेश्चन सेम सीयूसीईटी में भी पूछा गया था, और लेवल इस बार भी वही रहने वाला है, ठीक है। फोर वेक्टर्स, ए वेक्टर बराबर जे के प्लस के, ओके। और यहाँ पे बी वेक्टर बराबर लिखते हैं 2ik प्लस 3jk, 2ik प्लस 3jk माइनस का 5k, एंड सी वेक्टर बराबर जे केप माइनस के, सी वेक्टर बराबर जे केप माइनस के केप। देन द वेक्टर प्रोडक्ट, देन द वेक्टर प्रोडक्ट, देन द वेक्टर प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ए ऑप्शन लिख लीजिए भैया, इन द सेम एज, इन द सेम डायरेक्शन एज सी, इन द सेम डायरेक्शन एज सी। बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू सी। सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन एज बी, in the direction opposite to B, ठीक है भैया।
तो ये आपको इस यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बेक माइनस केब लगा के करते हैं। आइए तो यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी बेक माइनस केब। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो ए डॉट सी और ए डॉट बी स्केलर बन जाएंगे और स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो डॉट और क्रॉस नहीं लगाया जाता है। डायरेक्ट नंबर जैसे 6i केप लिखते हैं, 5j केप लिखते हैं, वैसा ही सिस्टम है यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे बी वेक्टर आपने लिखा और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं। तो ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका सी वेक्टर हो गया। जे केप यहाँ पे भी है, जे केप यहाँ पे भी है, के केप यहाँ पे भी है, के केप यहाँ पे भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जे केप डॉट जे केप की वैल्यू 1 होती है, के केप डॉट के केप की वैल्यू 1 होती है, बीच में माइनस है, तो ये हो गया 0। यहाँ पे माइनस का सी लिखा। यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है। सबसे पहली बात यहाँ पे जे केप है, यहाँ पे आई केप है। जे केप डॉट आई केप 0 हो गया, जे केप डॉट जे केप डिफाइन होगा। ठीक है, और यहाँ पे के केप डॉट के केप डिफाइन होगा। तो जे केप डॉट जे केप किया, बाकी कोई डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू डिफाइन होगी नहीं, और यहाँ पे के केप डॉट के केप किया। तो यहाँ पे +1 है, कोफिशिएंट यहाँ पे +3 है, तो ये 3 आ गया, और यहाँ पे ये -5 पे +1 है, तो माइनस का 5 आ गया। ठीक है भैया, और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाती है आपकी, यहाँ पे 3 - 5 की जो वैल्यू होगी -2 होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2c वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू 2c वेक्टर आ जाती है। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इन द सेम डायरेक्शन एज सी, भाई सी की डायरेक्शन में ही है। अब वो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, उसके बारे में अपन से पूछा नहीं गया है, नोट कर लीजिए। और मजे की बात आपको मैं बताता हूं, बहुत सी बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कौन से प्लेन में लाई करेगा। आपसे पूछा जाता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो परिणामी सदिश आएगा, वो कौन से तल में होगा। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है तो मैं सीधी ट्रिक आपको बताता हूं कि जिन दो वेक्टर पे आपके ब्रैकेट लगा हुआ होगा ठीक उसी प्लेन में लाई करेगा। क्योंकि आप देख भी सकते हैं बेक माइनस केप से यहाँ पे बी और सी पे आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, तो बी और सी के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ही लिखा जा रहा है वेक्टर को। भाई ये तो क्या है, नंबर है, नंबर ही तो आएंगे। बाकी आपका जो प्लेन, आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से डी वेक्टर या पी वेक्टर, जो भी आप रिजल्टेंट वेक्टर बोलना चाहें, वो बी और सी की फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसका मतलब वो बी और सी के प्लेन में लाई करता है। ठीक है भैया, बढ़े आगे। तो क्लियर हो गया होगा, ये याद रख लेना, जहां पे ब्रैकेट होगा उसी प्लेन में लाई करेगा। एच के दास में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, उन्होंने गलत दिया हुआ है, तो उसको सही करके ही पढ़े अगर कोई बुक पढ़ने का इंटरेस्ट रखता है। वैसे आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कोई भी बुक पढ़ने की, तो इसको करेक्ट कर ले। ठीक है, हमेशा जहां पे ब्रैकेट लगा होता है उसी प्लेन में लाई करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भैया। एक बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो लिखिए 3 यूनिट वेक्टर्स, 3 यूनिट वेक्टर्स। और एक चीज और बता देना चाहता हूं, एप्लीकेशन पे आज शाम को आपके सीयूसीटी के नाम से पहले पेपर होता था, तो सभी पेपर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, और कुछ दिन बाद आपको आरयू एंट्रेंस के भी पेपर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपकी इच्छा है नहीं सर डीयू के भी प्रोवाइड कराइए, तो डीयू के भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है भैया, निश्चिंत रहिए, जो आप चाहेंगे वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कंटेंट,
उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको मने नहीं सर BHU के भी करवाइए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा। ये सभी पेपर आपको अपने एप्लीकेशन इंस्पायर ऑनलाइन बाय के सर में मिल जाएंगे, जो आपका बेच CUET का CUET DURU का उसमें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जब आप परचेज करेंगे तो इनको डाउनलोड करने के लिए एबल होंगे, ठीक है। और आज या कल और YouTube पे क्लास चलेगी, 3 क्लास YouTube पे डालेंगे, तो एक डाली जा चुकी हैं, आज ये दूसरी क्लास और एक क्लास और YouTube पे जाएगी। उसके बाद क्लासेस एप्लीकेशन पे ही चलेगी। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको एप्लीकेशन के बारे में। जो अपना एप्लीकेशन है जहाँ पे अपनी क्लास चलेगी, यूट्यूब चैनल पे जब ये वीडियो अपलोड की जाएगी तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है आपका लिंक यूट्यूब चैनल, सॉरी एप्लीकेशन का। जो अपने एप्लीकेशन का नाम है वो इंस्पायर ऑनलाइन बाय के सर, ठीक है। वहां पे आप स्टोर में जाएंगे और स्टोर में जाके पहला बैच यही दिखेगा आपको लिखा हुआ है। तो बैच का जो नाम है वो आपको मिलेगा वहां पे CUET DURU MS एंट्रेंस, इस नाम से आपका बैच है। और जो अपनी फीस स्ट्रक्चर है ये 6000 रुपीज है, आपको ऑनलाइन ही पे करना है। वहां पे ऐप में जाके डायरेक्ट परचेज कर लेना है और खरीद लेना है बैच को, ठीक है। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड तो आप मेरे मोबाइल नंबर हैं या व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्लास में हुए तो बहुत सी बार कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो 9079671411 इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना प्रोसीजर है। हाँ, कंटेंट में ही डाले जाएंगे गुड़िया। थ्री यूनिट वेक्टर्स अपन क्वेश्चन कर रहे थे, लिखिए। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ब्रैकेट में लिखेंगे बी एंड सी आर नॉट पैरेलल, बी एंड सी आर नॉट पैरेलल, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। आर सच दैट, आर सच दैट, यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा हुआ है, and that is equals to √3/2 c vector, okay। then the angles which then the angles which a vector makes with b and c रेस्पेक्टिवली आर, ठीक है। ए ऑप्शन की बात करेंगे 30 डिग्री 90 डिग्री, बी ऑप्शन की बात करते हैं 150 90 डिग्री, सी ऑप्शन की बात करेंगे 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करेंगे 90 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से आपके ऑप्शंस हैं। आइए चर्चा करते हैं। तो आपको 3 यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब इनके मैग्नीट्यूड 1 है। आपको बी एंड सी आर नॉट पैरेलल आर सच दैट, ये आपको सिचुएशन दी हुई है भैया। तो आपको ए वेक्टर का बी और सी के साथ बनने वाला एंगल कैलकुलेट करना है। जाहिर सी बातें हैं, यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बैक माइनस केप से इसको ओपन कर लेंगे। तो बैक
ठीक है, तो आपको ए वेक्टर का बी के साथ, ए वेक्टर का सी के साथ बनने वाला एंगल कैलकुलेट करना था, और यहां से वो डिफाइन हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2 सी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड के यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे कोई बी वेक्टर का कोपिशिएंट नहीं लिखा हुआ है, बी वेक्टर नहीं है, तो आप यहाँ पे मान लीजिए प्लस का 0 बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का कोपिशिएंट इधर कितना है, 0 है। यहाँ पे कितना ए डॉट सी, कंपेयर करेंगे तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0 लिख देंगे। यहाँ पे बात करेंगे आप तो यहाँ पे सी वेक्टर √3/2, यहाँ पे माइनस का ए वेक्टर डॉट √3/2 सी, यहाँ पे √3/2 ही है, सॉरी, क्योंकि सी तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये कंपेयर करके आपने लिख लिया। यहाँ पे बात करते हैं ए और सी के बिटवीन एंगल की, तो ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 हो जाएगा, सी का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और दोनों के बिटवीन एंगल अगर अपन फाई बोल देते हैं तो यहाँ पे कोस फाई बराबर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, तो फाई बराबर कितना लिखा जाएगा, 90 डिग्री लिखा जाएगा, तो 90 सभी में ही है। ठीक है, और यहाँ पे अपन ए वेक्टर, तो यहाँ पे कोस थीटा यहाँ पे बोल देते हैं माइनस का √3/2 लिखा जाएगा, और कोस 150 की वैल्यू माइनस का √3/2 लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा बराबर 150 आ जाता है। तो शुरुआत में आपसे पूछा था ए का बी के साथ बनने वाला एंगल, तो 150, ये ए का बी के साथ बनने वाला एंगल 150 आ गया, ए का सी के साथ बनने वाला एंगल 90 डिग्री। कर लीजिए भैया नोट। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट आपके कंप्लीट होते हैं, कर लीजिए नोट। तो बहुत सी बार आपसे LILD के बारे में पूछ लिया जाता है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। हेडिंग डालिए, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो इंडिपेंडेंट वेक्टर का मतलब है ऐसे स्वतंत्र वेक्टर के, स्वतंत्र सदिश के बारे में बात करें जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में न लिखा जा सके, तो ऐसे वेक्टर को आप क्या कहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ये आई केफ है और ये यहाँ पे जे केफ है, ठीक है, दोनों एक यूनिट वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए, आई कैप को जे कैप की फॉर्म में नहीं लिख सकते और जे कैप को आई कैप की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आई कैप और जे कैप क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। मतलब आप आई कैप में चेंज करेंगे तो उसका जे कैप में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है y बराबर x²। अगर मैं x के मान में परिवर्तन करता हूं, चेंज करता हूं, तो स्वाभाविक सी बात है y को चेंज होना पड़ेगा। तो यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है, बट y क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही मैं वेक्टर की बात करता हूं, अगर मैंने कोई लिखा c वेक्टर और ये c वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। मैं किन्हीं में एक में चेंज करता हूं तो दूसरे में परिवर्तन होना ही पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, किसी का कॉल है। ठीक है भाई,
तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर आप ए में चेंज करते हैं तो सी में चेंज होना ही पड़ेगा। आप बी में चेंज करते हैं तब भी सी में चेंज होगा। तो ये लीनियरली क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो गए। ठीक है, यही सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है एल आई और एल डी चेक करने का। ठीक है, अब इसकी कुछ वैल्यूज हैं, जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैं आपको लिखवा देता हूँ। अगर यहाँ पे λ1 λ2 λ3 स्केलर नंबर्स हैं और v1 v2 v3 जो है वेक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे तो λ1 v1 प्लस λ2 v2 प्लस λ3 v3, ये क्या है लिखने का तरीका है, आपको इस पे ज्यादा नहीं जाना है, पर आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है। λn vn बराबर 0। तो यहाँ पे जो λ1 λ2 λ3 है, तो इसको यहाँ पे λi बोल देता हूँ इन जनरल। ये क्या है, स्केलर नंबर, स्केलर बोल दीजिए आप तो। और यहाँ पे जो vi है, जिसमें v1 v2 v3 सब कंसीडर हो गए, ये वेक्टर है। तो यहाँ पे v1 v2 v3 डॉट 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 vn, ये इनका जो सेट है भाई, ये वेक्टर्स का जो सेट है, समुच्चय है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, जब यहाँ पे इनके सभी कोफिशिएंट जो हैं, स्केलर कोफिशिएंट हैं, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। आपके मन में विचार आया होगा कि सर 0 ना हो तो, भाई 0 ना हो तो कोई भी दो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन 0 नहीं आ सकता, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। क्या आप आई के प्लस जे के बराबर 0 लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते? आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा अगर आपने लिखा है अल्फा आई के प्लस बीटा जे के बराबर 0, और आप कहते हैं ये ट्रू है, तो ये ट्रू तभी होगा जब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे बीटा की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऊपर एक इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन में लिखे हुए जो आपके वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 अप टू vn, अगर आप चाहते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो इनके सभी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए भैया, 0 होनी चाहिए। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर सर आपके मन में प्रश्न होगा नहीं है तो नहीं है तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंड करेंगे। मान लेते इनमें से दो की वैल्यू नॉन जीरो है, भाई सभी जीरो नहीं, तो यहाँ पे λ2 v2 प्लस λ3 v3 बराबर 0 आपने लिख दिया, λ2 λ3 को आपने नॉन जीरो ले लिया, तो आप क्या कर पा रहे हैं, v2 बराबर माइनस का λ3 अपॉन λ2, और यहाँ पे v3 लिख दिया। तो v2 को v3 में लिख पा रहे, तो v3 में चेंज होगा तो v2 में भी चेंज होगा, तो डिपेंड करने लग गए। और जब ये डिपेंड करने लग गए तो इंडिपेंडेंट कहाँ रहे। ठीक है, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सो इफ v1 v2 v3 डॉट 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 vn आर, यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट को li लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आर एल आई, देन आर एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो देन ऑल λ1 λ2 λ3 λn बराबर 0, सबकी सब वैल्यू 0 होगी। अब जैसे मैंने आपको 2 डायमेंशन के बारे में बात किया, तो कोई भी दो नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर जो होते हैं, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है, जो एक ही रेखा में लाई नहीं करते हैं, वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। ठीक है, अब कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये नॉन जीरो है, कोई एक वेक्टर है बी वेक्टर, ये भी नॉन जीरो है, तो इन दोनों को एक दूसरे के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता, यहाँ पे एंगल थीटा डिफाइन है। इफ पहला पॉइंट लिखते हैं, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर, then
इट विल बी li लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और 2D में तो आप देख के ही पता लगा सकते हैं कि एक दूसरे की फॉर्म में लिखे जा सकते नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि जाहिर सी बात एक दूसरे की फॉर्म में तभी लिखे जा सकते हैं जब वो क्या होने चाहिए, पैरेलल वेक्टर होने चाहिए। पैरेलल ही नहीं है तो आप उनको एक दूसरे की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे a बराबर 2ik प्लस 3j है, और b वेक्टर के बारे में बात करें तो 2ik प्लस 5j है। अब ये दोनों वेक्टर को एक दूसरे के टर्म में लिखा ही नहीं जा सकता कभी भी। कैसे लिखेंगे सर, यहाँ पे 2ik प्लस 3j है, अब यहाँ पे 3 बनाएंगे तो i कैप चेंज हो जाएगा, दोनों ही अलग अलग वेक्टर हैं। ठीक है भैया, तो इन दोनों, ये दोनों जो आपके वेक्टर होंगे, और आप यहाँ पे पॉइंट बना भी सकते हैं भैया, 2,3 और 2,5 बना लीजिए। ये 2 बोल दीजिए तो 3 और ये 5, ये 2,3 है और ये 2,5 हैं। ये वेक्टर ये हैं, ये हैं, दोनों एक दूसरे की फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते। बी की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर कोई भी 3 डायमेंशन की अगर अपन बात करते हैं, और 3 डायमेंशन में अगर आपके जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, v1 v2 v3 या a b c, वो क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो जाहिर सी बात है एक तो नॉन जीरो हैं और नॉन कोप्लेनर है। क्योंकि 3 डायमेंशन में लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी हो सकते हैं जब वो नॉन कोप्लेनर हो, मतलब एक ही प्लेन में लाई नहीं करते हो। ठीक है, नहीं सर एक ही प्लेन में लाई करा देंगे तो करवा दीजिए, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। अब क्या करेंगे, कोई भी तीसरे वेक्टर को 2 वेक्टर के रूप में आप लिख सकते हैं, और आप लिखते आए हैं, आप लिखते हैं आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस का वाई जे के। तो ये आपका आर वेक्टर एक नया वेक्टर है, आपका आई केप एक वेक्टर है, जे केप एक वेक्टर है। तो आप तीसरे कोई भी वेक्टर को 2 डायमेंशन का कोई भी पॉइंट एक्स आई के प्लस वाई जे के की फॉर्म में लिखा जाता है। तो 3 वेक्टर 2 डायमेंशन में हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, लिख लीजिए, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, सॉरी, 3 वेक्टर्स इन 2D ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, एग्जाम्पल की फॉर्म में आप लिख लीजिए एक्स आई के प्लस का वाई जी। ठीक है, इफ 3 वेक्टर a b and c are non-zero and non-coplanar, then these vectors will be linearly independent। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो नॉन कोप्लेनर है तो 2 वेक्टर एक प्लेन में लाई करेंगे, तीसरा उनके परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेगा, या जैसे भी लाई करेगा, जैसे ये दोनों तो एक प्लेन में, अब किसी एंगल पे भी लाई करेगा तो उस प्लेन में तो नहीं है, अब कोई तीसरा वेक्टर है जो उस प्लेन में ही नहीं है, उसको उनकी फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। और चेक करने का सबसे इजी मेथड है कि आप ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लीजिए, ये क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पे जो ए बी सी होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, देन लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। जाहिर सी बात है अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है, इसका मतलब तीनों के तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, बशर्ते एबीसी क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, पहली कंडीशन है। ठीक है, तो एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उनको एक दूसरे के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है भैया, तो समझ में आया नहीं आया कमेंट करके बताएंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे और डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे।
बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, बट मैंने जितना इजी हो सकता था उतना इजी करके इसको समझा दिया है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। तो लिखिए क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। इफ ए वेक्टर बराबर 2i प्लस j माइनस k, बी वेक्टर बराबर i माइनस j प्लस का 2k, और सी वेक्टर बराबर यहाँ पे i प्लस j प्लस k। इजी नंबर इसलिए दिए हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। चेक द li एंड ld। तो आपको बताना है चेक करके कि ये जो तीनों के तीनों वेक्टर हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेना। नॉन जीरो आता है तो li होंगे, जीरो आता है तो ld होंगे। कर सकते हैं भाई। आइए आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालिए डिफरेंशियल कैलकुलस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस। आइए पढ़ते हैं। सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। आप डिफरेंशियल कैलकुलस की जो पढ़ने की शुरुआत होती है क्लास 12th से ही कर देते हैं। अगर कोई आपका फंक्शन है वो x पर डिपेंड करता है तो आप लोगों ने टोटल पार्शियल डेरिवेटिव लिखना सीखा है कि df बराबर क्या लिख दिया जाता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे dx लिख दिया जाता है। हाँ सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लिखा जाता है, आप डेरिवेटिव लिखते आए हैं। तो यहाँ पे जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो ये यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये बताता है कि एक्स में स्मॉल चेंज करने पे कितनी तेजी से आपके फंक्शन की वैल्यू में चेंज होगा। इसको कौन बताता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स बताता है। जैसे यहाँ पे एक कर्व बना लीजिए, इस प्रकार से आपने कर्व बना दिया, ये यहाँ पे एफ एक्स है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे मैं जैसे जैसे एक्स में वैल्यू चेंज करता हूँ आप देख पा रहे होंगे फंक्शन में वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स होता है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, और आपने पढ़ा है, आप स्कूलिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपकी स्लोप हो गई, ये आपकी स्लोप हो गई। स्लोप ही होती है जो आपको बताती है कि आपका फंक्शन कितना रैपिडली, कितना तेजी से एक फंक्शन में चेंज करने पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो x के मान में जब आप परिवर्तन करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है एफ एक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। ये बेसिक सी थिंग्स है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेरिवेटिव जिसे आप बोलते हैं अवकलन, ये आप पढ़ते हुए आए हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके मैंने जो आपकी 12th की नॉलेज है उसको यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, इसको अपन नहीं पढ़ने वाले हैं। तो अपन ने 12th क्लास में यहाँ तक ही था, जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आते हैं तो वहां पे आप डिफरेंशियल कैलकुलस के मॉडिफाइड फॉर्म को पढ़ते हैं, और वहां पे आप डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि आपने ग्रेडियंट की फॉर्म में देखे, वो भी एक प्रकार से डेरिवेटिव ही हैं। वहां पे आपने डाइवर्जेंस की फॉर्म में डेरिवेटिव देखे, वहां पे आपने कर्ल की फॉर्म में डेरिवेटिव देखे, तो वो सब डेरिवेटिव ही हैं। यहाँ पे आप 1 डायमेंशन में बात कर रहे थे, वहां पे अपन 3 डायमेंशन में बात करेंगे। हालांकि सब वेक्टर क्वांटिटी में चेंज को ही रिप्रेजेंट करते हैं, सब के सब डेरिवेटिव हैं। ठीक है, जो आपका डेल ऑपरेटर जिसे आप बोलते हैं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, तो ये क्या है, एक तरीके से जनरलाइज डेरिवेटिव ही है।
आप डाइवर्जेंस लिखते हैं वहां पे भी डेरिवेटिव की टर्म ही लिखते हैं, जब आप कर्ल लिखते हैं तो वहां पे भी डेरिवेटिव की टर्म्स ही लिखते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स ही लिखते हैं। तो ये यहाँ पे आप सिंपली पढ़ा करते थे, अब अपन यहाँ पे जनरलाइज पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन में बात करेंगे। और जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको या तो कल की क्लास में, मोस्ट प्रोबेबल है कि कल की क्लास में आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जनरलाइज डेरिवेटिव लिखे जाते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस प्रकार से जनरलाइज डेरिवेटिव लिखे जाते हैं। ठीक है, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आपको लिखना सिखाएंगे, और कार्टेशियन में आप जानते हैं, हालांकि जानने में तो आप सभी में ही जानते हैं, बीएससी सेकेंड ईयर पढ़ के आए हैं, तो मुझ इसको लिखवाने की जरूरत है क्या भाई? लिखना चाहो तो ऐसे लिख लीजिए, लिख लीजिए भाई, एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो डी एफ बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिख दीजिए, वेयर ये स्लोप हो गया, इट रिप्रेजेंट्स हाउ रैपिडली कितना तेजी से, हाउ रैपिडली द फंक्शन changes when x is changed। क्लियर है भैया? हेडिंग डालिए पहला इसमें ग्रेडियंट। अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। जो आपके फर्स्ट जनरलाइज डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो ग्रेडियंट हुआ, आपका डाइवर्जेंस हुआ, कर्ल हुआ, ये फर्स्ट डेरिवेटिव होते हैं। फिर अपन सेकंड डेरिवेटिव के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट जो डिफाइन होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, स्केलर फंक्शंस के लिए डिफाइन होता है। कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगी उसके लिए आप ग्रेडियंट डिफाइन करेंगे, और ग्रेडियंट को आप कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं भैया। और यहाँ पे जो ग्रेडियंट कैलकुलेट किया जाता है, इसकी जो वैल्यू आती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ध्यान रखिएगा, ऑपरेट किस पे किया जाता है? स्केलर क्वांटिटी पे। ठीक है भाई? भाई क्या नहीं है और क्या है गुड़िया, वो मुझे पता है कि मैथमेटिकल फिजिक्स में ही है, तो आप निश्चिंत होकर आराम से पढ़ाई कीजिए बस। हालांकि आपको ईएमटी में भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहां पे भी काम आता है, तो वहां पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा जितना यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वहां पे कैसे आप फील्ड और पोटेंशियल की बात करेंगे, उनसे रिलेट करके पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ चलिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है भैया, तो यहाँ पे डेल्टी की बात करते हैं, तो यहाँ पे इससे क्या मिलती है? एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। और आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा होगा कि जो ग्रेडियंट होता है वो किसी भी स्केलर फंक्शन में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है डेल्टी का, वो मैग्नीट्यूड जो होता है उस स्केलर फंक्शन में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम चेंज के इक्वल होता है। और किसी भी पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं तो उस पॉइंट पर जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है, उसके अनुदिश होती हैं, अभिलंब सदिश जो होता है उसके अनुदिश होती हैं, उसके अलोंग होती हैं। वो सब चर्चाएं मैं अभी करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे मोटे तौर पे चर्चा की थी मैंने। ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो डेल होता है ये आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जिसे आप डेल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये अगर फाइव पे ऑपरेट होता है सीधा, तो यहाँ पे डेल फाइव बनता है, इसको आप ग्रेडियंट फाइव भी बोलते हैं।
और जब ये वेक्टर क्वांटिटी पे अप्लाई होता है तो दो तरीके होते हैं। एक तो होता है डेल डॉट ए और एक होता है आपका कर्ल ऑफ ए। इसको आप डॉट ए तो डाइवर्जेंस बोलते हैं भाई, याद रखने के लिए बता रहा हूं। और यहाँ पे कर्ल की बात की, यहाँ पे क्रॉस है तो इसको आप कर्ल बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन क्लासिफिकेशन यहाँ पे हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो, एक सेकेंड, यहाँ पे जो फंक्शन है आपका टी, ये तीन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देन यहां से मैं लिख सकता हूं डी टी बराबर, यहाँ पे टोटल पार्शियल डेरिवेटिव से अगर मैं लिखूंगा तो डेल टी अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे डी एक्स लिखा प्लस का डेल टी अपॉन डेल वाई, डी वाई लिखा प्लस का यहाँ पे डेल टी अपॉन डेल जेड, और आपने डी जेड लिखा है, कोई बात नहीं है। अब जाहिर सी बात है, आपको मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिखना सिखाया था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और एक स्टेप ऊपर जाएंगे जब आप वहां पे, तो क्या लिखा हुआ था, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या थी, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस का बी जेड के। और इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट थी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड की। तो अब समय आ गया है कि अपन रिवर्स प्रोसेस भी स्टार्ट करें। ठीक है, इसमें तो आप माहिर हैं। डी टी बराबर, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, डेल टी अपॉन डेल एक्स आई के प्लस जे के, डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस के, यहाँ पे मैंने लिखा डेल टी अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिख दिया डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस का डी जेड। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, और अब यहाँ पे इस प्रकार से आपने लिख दिया है, तो यहाँ पे लिख दिया जाता है डी टी बराबर, इसको आप डेल टी बोल देते हैं, डॉट डी आर वेक्टर बोल देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है डी आर वेक्टर ही लिखा हुआ है, लेंथ एलिमेंट जो होता है 3 डायमेंशन में डी आर बराबर डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के लिखा जाता है, ये आप जानते हैं। तो इस प्रकार से आपने लिख दिया, लगा दीजिए एम टी आर। ठीक है, यहां पे बात करते हैं वेयर डेल टी जो है, इसको ग्रेड टी भी बोला जाता है, ग्रेड टी बराबर, इसकी वैल्यू है, यहाँ पे टी को बाहर निकाल देते हैं तो आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे आपने टी को ऑपरेट कर रखा है। ठीक है भैया, देन यहां से आपने लिख दिया डेल बराबर आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप, यहाँ पे आपने लिख दिया डेल अपॉन डेल जेड। नो प्रॉब्लम, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसे आप बोलते हैं, बराबर में लिख दीजिए डेल ऑपरेटर। ठीक है भैया, या ग्रेड ऑपरेटर भी बोल देते हैं, एक ही बात है वो, तो इसे आप डेल ऑपरेटर बोल देते हैं, और ये है आपका जनरलाइज डेरिवेटिव। ठीक है भैया, अब डेल ऑपरेटर आपने कैलकुलेट कर लिया, डेल टी आपको कैलकुलेट करना आता है, इस प्रकार से किया जाता है भैया। सब पे एम टी आर लगा लीजिए इन पे, क्योंकि एम टी आर ही काम आएंगे भाई, जब आप रिवीजन करेंगे तो एम टी आर ही काम आएंगे। कुछ के मन में क्यूरियोसिटी होगी, सर एम टी आर का मतलब क्या होता है, मोस्ट टू रिमेंबर, स्मरण के लिए मुख्य। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से आपने लिख दिया, कर लीजिए भाई नोट इसे।
यहाँ पे आप देखेंगे गुड़िया कि डेल ऑपरेटर जो है इसमें आई केप जे केप आ रहे हैं, और स्केलर क्वांटिटी अगर कोई भी होती है तो उसमें आई केप जे केप के केप यूनिट वेक्टर नहीं आते हैं, तो ये वेक्टर ऑपरेटर हैं। हालांकि एक बात मैं फिर बता देता हूं कि आपको जो आपके बेसिक रूल हैं डॉट प्रोडक्ट के, क्रॉस प्रोडक्ट के, वो डेल पे लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी लागू हो जाते हो बाय डिफॉल्ट हैं। ये ऑपरेटर है, ना कि ये यहाँ पे कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ऑपरेटर है यहाँ पे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये किसी वेक्टर पे ऑपरेट होके, सॉरी, ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट होके, यहाँ ये स्केलर फंक्शन भी हो सकता है, वेक्टर फंक्शन भी हो सकता है, तो उस पे ऑपरेट होके नया फंक्शन दे देता है, और मिलने वाला फंक्शन वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपने ऑपरेशन कौन सा यूज किया है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि ऑपरेटर को आप जनरली उस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते जिस तरीके से आप सिंपल वेक्टर को ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो जनरली बहुत सी बार ऐसा हो जाता है, बहुत सी बार नहीं भी होता है। तो इस प्रकार से लिख दिया डेल बराबर आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड आपने लिख दिया है भैया। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकली बात की जाए कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, तो देख लेते हैं भैया। यहाँ पे एरो लगा के लिखेंगे ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से लिखवाऊंगा, डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन की जगह मीनिंग ही लिख लीजिए आप, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्यामितीय सार्थकता स्पष्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से स्केलर फंक्शन है, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटी है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है भैया। यहाँ पे आपने t बोल दिया, यहाँ पे आपका स्केलर फंक्शन है वो t प्लस dt हो जाता है। और जो यहाँ पे ये t है, टेम्परेचर ले लेते, टेम्परेचर भी एक स्केलर फंक्शन ही होता है, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको ग्रेडियंट डिफाइन करना है, तो ये आपका डी आर वेक्टर हो गया। और आप जानते हैं, आपने भी पढ़ा है डी टी बराबर यहाँ पे डेल टी डॉट डी आर वेक्टर, यही पढ़ा है आपने अभी, ठीक है। और यहाँ पे ये इस प्रकार से बना दिया आपने। अब क्या होगा कि डेल टी का अगर आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो डी टी बराबर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात पहले करते हैं अपन, तो ध्यान से देखिएगा, डी टी बराबर डेल टी का मैग्नीट्यूड डी आर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे लिखा कोस थीटा। बहुत से गुरुजन यहाँ पे वेक्टर भी लगा देते हैं, तो आप लगा सकते हैं, वो भी सही है, नहीं लगाएंगे तो भी सही है, ठीक है। मैं यूज नहीं करता हूं बट, ठीक है। डी आर कोस थीटा, तो डेल टी की जो वैल्यू होती है वो डी टी अपॉन डी आर मैक्सिमम, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कोस थीटा की वैल्यू कितनी कर देते हैं अपन, मैक्सिमम कर देते हैं। और यहाँ पे थीटा बराबर जो होता है अपन 0 ले देते हैं। थीटा बराबर 0 लेंगे तब आप यहाँ पे डेल टी जो इसका मैग्नीट्यूड है ग्रेडियंट का, वो डिफाइन करते हैं। और यहीं से डेफिनेशन निकल के आती है, किसी भी स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम चेंज जो होता है वो आपके ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और आपने जैसे यहाँ पे थीटा को, ये जो आपका एंगल था, इस एंगल को जैसे ही आपने थीटा बराबर 0 किया, तो इस पॉइंट पे जो ग्रेडियंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ग्रेडियंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उस स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम चेंज होता है, और जो डायरेक्शन होती है आपके ग्रेडियंट की
वो उस पॉइंट पे नॉर्मल वेक्टर के अलोंग होती हैं, अभिलंब के अनुदिश होती हैं। दोनों बात समझ में आई नहीं आई? आई होप आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ del t is along the normal at that point इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है, तो क्लियर हो गया भाई, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ इसके लिए डिफाइंड क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। और एक दो चीजें भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। ये नॉर्मल की है तो मैंने लिखवा ही दी लाइन, एक बार फिर लिखवा दूंगा और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो कर लिया भाई नोट? क्या है लिखवाने की जरूरत है क्या कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज with respect to distance that is equals to gradient of t। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में लिखवा देते हैं, आइए। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिएगा, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। डेल टी रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल वेक्टर एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो नॉर्मल की डायरेक्शन में ही आपका डेल टी होगा, कैलकुलेट करके देखेंगे विषय अपन। और सेकंड अपन बात करते हैं यहाँ पे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव बराबर डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है डेल टी डॉट ए केप होती है। मतलब आप किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे और जो भी आपका गिवन वेक्टर होगा उस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन आप ले देंगे, तो जो आपको रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी उसको आप बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। भाई डेरिवेटिव तो है ही सही, और किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो इसको आप क्या बोल देते हैं? डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोल देते हैं। और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सी बार पूछा गया है। ठीक है भाई, तो डेल टी डॉट ए केप लिख दिया जाता है। अब कोई भी वेक्टर आपको गिवन होगा उस डायरेक्शन में आपसे कंपोनेंट ब्रेक करवा लेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। न्यूमेरिकल करवाएंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तीसरा अपन बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन किस प्रकार से डिफाइन की जाती हैं, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका स्केलर फंक्शन हो गया, तो उसका डायग्राम डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका यहाँ पे प्लेन हो गया। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया P, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड। यहाँ पे आपने कोई पॉइंट इसी प्लेन पे मान लिया Q, उसके कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स वाई एंड जेड दे दिया। ठीक है भाई, और ये आपका डेल टी है ही सही, इसमें आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप जानते हैं कि जो डेल टी होगा वो इस टेंजेंट प्लेन के तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर हैं, और नॉर्मल वेक्टर और आपका टेंजेंट प्लेन जो होते हैं किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं।
तो आप जानते हैं कि डेल टी डॉट पी क्यू वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। बिल्कुल सर। और यहाँ पे डेल टी की वैल्यू की अगर आप बात करें तो आई केप डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल टी अपॉन डेल जेड लिखा जाता है। डॉट यहाँ पे अपन बात करते हैं पी क्यू वेक्टर की, और दोनों के पॉइंट दिए हुए हैं, तो x2 माइनस एक्स1 आई के प्लस y2 माइनस वाई1 जे के प्लस z2 माइनस z1 के केप लिखा जाता है। तो x माइनस एक्स आई के प्लस y माइनस वाई जे के प्लस यहाँ पे z माइनस जेड के केप लिख दिया जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने। यहाँ पे थोड़ा सा ये डायग्राम को शिफ्ट कर देते हैं ऊपर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड, और यहाँ पे आप लिखेंगे डेल टी अपॉन डेल जेड। और ये यहाँ पे अगर स्मॉल जेड ऐसे ही जेड लिखना चाहते थे ये भी लिख सकते हैं, और ये बराबर 0 आ जाता है। ये आपके टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन होता है भैया। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर लीजिए भाई नोट। अब इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो अपन कल करेंगे। कुछ समय बाद आपकी नेक्स्ट क्लास होगी सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, तो प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, राधे राधे।